सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे IMU CET की। तो अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइज। माई नेम इज़ आयुष राय। आई एम सेलिंग एज अ थर्ड ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी विद द फ्लीट शिप मैनेजमेंट लिमिटेड। शायद कंपनी का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा जो थोड़ा सा इस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी अगर मेरी बात करें ग्रेजुएशन की या मेरी प्री सी ट्रेनिंग की, तो मैंने अपनी प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है फ्रॉम द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई कैंपस, IMU चेन्नई कैंपस। और बहुत प्राउडली मैं बताता हूँ सबको या जो भी पूछता है कि येस, आई एम एन एलुमनी ऑफ द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। बाकी ये एग्ज़ाम मैंने कब दिया था? ये एग्ज़ाम मैंने दिया था 2016 में, जुलाई में शायद ये एग्ज़ाम हुआ था। जुलाई में मैंने एग्ज़ाम दिया था और जो मेरी रैंक आई थी IMU CET में वो आई थी 1856, 1856, 1856। उसके बाद क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ, मेरी रैंक आई। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मेरी काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया गया, ऑनलाइन काउंसलिंग थी, तो मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग भरी और मैंने प्रायोरिटाइज़ करके अपने सारे इंस्टीट्यूट्स भरे। तो जो मेरा पहला इंस्टीट्यूट था दैट वाज माय IMU मुंबई कैंपस, देन इट वाज IMU चेन्नई कैंपस, IMU कोचिन कैंपस। ये था BSc नॉटिकल साइंस के लिए। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने ग्रेजुएशन प्री सी ट्रेनिंग करी है वो है ऑफ 3 इयर्स BSc नॉटिकल साइंस। ओके, सो मेरी पहली चॉइस मैंने बताया IMU मुंबई, IMU चेन्नई एंड IMU कोचिन। ये 1, 2, 3 के ऑर्डर पे रखा था मैंने। 5 चॉइसेस होती हैं, लास्ट की 2 चॉइसेस मैंने भरी थी IMU मुंबई कैंपस फॉर BTech, 4th चॉइस, और 5th चॉइस थी मेरी IMU कोलकाता कैंपस। उसके बाद काउंसलिंग हुई। पहली काउंसलिंग लिस्ट में मेरा नाम आया IMU चेन्नई कैंपस में। अब यहाँ पे मेरे से गलती हुई, मैं इतना एक्साइटेड था, आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने वेट ही नहीं किया अब कि सेकंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी। और मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट पे करना होता है, शायद 10,000 15,000 कुछ ऐसा अमाउंट होता है, वो मैंने पे किया और अपनी सीट लॉक करवा ली IMU चेन्नई कैंपस में। कुछ दिन बाद मुझे पता चलता है, मेरे घर पे एक मेल आता है कि मेरी जो सीट है वो अपग्रेड हो गया IMU मुंबई कैंपस में हो गई है। बिकॉज सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, कई बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया होगा या जो भी रीज़न रहा हो, बट मेरा नाम IMU मुंबई कैंपस में अपडेट हो गया था। बट बिकॉज ऑफ माई हड़बड़ी, मेरी एक्साइटमेंट की वजह से चेन्नई कैंपस ही मुझे फाइनल करना पड़ा। ऐसा नहीं है चेन्नई कैंपस बेकार है, बट येस, आई वांट टू गो टू मुंबई। अभी आई एम पास आउट फ्रॉम चेन्नई, आई एम वेरी हैप्पी। और ये एक सीख भी हो गई आप लोगों के लिए कि जिसका भी IMU CET निकल जाता है, IMU CET निकल जाता है, वो हड़बड़ाना नहीं। पहली काउंसलिंग में जिसको जो कॉलेज मिले, वेट करिएगा। अगर आपको पहली चॉइस का मिल गया, जो आपने फर्स्ट नंबर पर भरा है, वेल एंड गुड। सेकंड पे मिला है, थर्ड मिला है, तो ज़रा वेट करिएगा। सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, तो कॉलेजेस क्या होते हैं ना, ये अपग्रेड कर देते हैं। कई बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बैक आउट कर लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वगैरह, तो सीट्स आगे चली जाती हैं। अगली चीज़ इसके बारे में मुझे बात करनी थी। ओके, सो अगली चीज़ ये है कि 2016 से आई वॉज अ 2016 कैडेट इन IMU चेन्नई। 2016 में मैंने ज्वाइन किया था IMU चेन्नई, और 2016 से ज्वाइन करने के बाद 2019 में आई पास्ड आउट फ्रॉम IMU चेन्नई। ये 3 साल का मेरा कोर्स था, और इसमें जो मेरी ट्रेनिंग थी वगैरह वगैरह, वो सब तो मैं आने वाली वीडियोस में एज़ पर द टॉपिक्स में बनाता रहूँगा। अभी तो ऊपर से मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ। ये तो वीडियो बनाने का दिमाग में मेरा इसलिए आया बिकॉज 2-3 हफ्ते पहले आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द यूट्यूब फीड्स, और मैंने देखा कि बड़ा मतलब ये ना IMU CET का बड़ा हाइप बना हुआ है, बड़ा हुआ बना रखा है लोगों ने कि IMU CET कैसे निकालें, व्हाट इज़ IMU CET, हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो मैं फ़िलहाल एक भी वीडियोस नहीं खोलता मैं, क्योंकि मैं पास आउट हूँ IMU से, सो मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ भी जानने की, आई नो थिंग्स। बट एक गलती से मैंने एक वीडियो खोली, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैंने जब वो चैनल खोला और मैंने वो वाली वीडियो देखी, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे IMU CET के बारे में, मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट। अभी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो 11वीं 12वीं के बच्चे होंगे जिन्हें IMU ज्वाइन करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। आप उन्हें वो अगर बता रहे हो जो सही नहीं है, वो उसी राह पे चलने लगेंगे। ठीक है, IMU कैसे ज्वाइन करें, तो लोग बताते हैं आप एक काम करो, आप यहाँ से ये किताब पढ़ लो, आप वो किताब पढ़ लो, आप ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। देखो, आई कैन साउंड ब्लंट ओवर हेयर, ओके, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगें, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊँगा बिकॉज आई एम पास आउट फ्रॉम IMU। पहली चीज़ तो ये है कि IMU को अपनी ज़िंदगी मत बना लेना। पहली चीज़, एग्ज़ाम होता है जुलाई में, राइट। अभी से देखा जाए तो ये वीडियो आ जाएगी दिसंबर में, 1 दिसंबर।
तो ये वीडियो आ जाएगी दिसंबर में। यहाँ से देखा जाए तो मोटा मोटा 6-7 महीने हैं आपके पास, अगर दिसंबर में नहीं होता है IMU CET तो। मैं जुलाई वाले एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी आपके पास 6-7 महीने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मेरी बात अगर आप मानो, सो फर्स्ट यू शुड गो फॉर अ मेडिकल चेकअप। अब मैं बताता हूँ क्यों। मर्चेंट नेवी में फिज़िकल फिटनेस इट इज़ एन अटमोस्ट प्रायोरिटी। मर्चेंट नेवी में मतलब अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, आई एम सो सॉरी, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट फिर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते। होता क्या है कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से लिख रहा है, IMU CET का एग्ज़ाम का उसने फॉर्म भरा, IMU का डेट आया, वो गया बेचारा बच्चा, फॉर्म दे के एग्ज़ाम दे के आया और पास हो गया। फिर क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, राइट। आप एग्ज़ाम दोगे, आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, ठीक है, आपको एक डेट दी जाएगी आपको कब कैंपस ज्वाइन करना है, और आपकी एक डेट आएगी कैंपस ज्वाइन करने से पहले कि आपको मेडिकल टेस्ट कराना है बाय अ DGS अप्रूव्ड डॉक्टर, बाय अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के डॉक्टर्स हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं। फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में हैं 3-4 डॉक्टर्स हैं आई गेस, तो इन्हीं डॉक्टर्स से आपको मेडिकल कराना होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ठोकर खाई है। फिर भी मैं IMU में कैसे गया ये मैं बताता हूँ आगे वीडियो में। तो मेरी मानिए तो आप एक DGS डॉक्टर से अपना मेडिकल करवाइए मर्चेंट नेवी के लिए, कि आपको भाई कि आपको पता चले कि आप फिट हो या नहीं, या फिर भगवान न करे बट अगर किसी को कोई दिक्कत है, मान लो कोई स्टोन है या कुछ है, या कोई ऐसी दिक्कत है जो ठीक हो सकती है, वो दवा दारू से ठीक हो जाएगी। चीज़ ऐसी है कि अब देखिए, आपने पेपर दिया, सब कुछ दिया, पास हो गए, मेडिकल में फंस गए। अब मेडिकल इसका ऐसा नहीं होता है कि मेडिकल आपने समझ लो कि मजाक है या निकल गया, जो मैंने समझा था, ठीक है। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरा फॉर्म आया, मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में रैंक आई, मैं क्लियर हो गया, मुझे कॉलेज मिला, मैं मेडिकल के लिए चला गया हवा में। अभी मेडिकल में होती हैं बहुत चीज़ें, और मेडिकल में एक चीज़ होती है BMI। आई एम नॉट अ टॉल गाय, मेरी 161 हाइट है, जो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है वो है 148 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम वेट क्राइटेरिया है वो है 50 kgs। उस समय मेरा वेट था 43 kgs, बहुत ही कम था, बट 43 kgs वेट कम था। बट आई एम सो ग्लैड कि उस टाइम मेरे पास लक फैक्टर था, मेरे पास 1.5 महीने का टाइम था। मतलब मेरे फादर उन्होंने बोला कि मुझे 1.5 महीना दीजिए, मैं इसका वेट बढ़वा के लाऊंगा, और भगवान की दुआ से मैंने जिम किया, मास गेनर, वेट गेनर जो जिम वगैरह में चलते हैं वो खाए, और 1.5 महीने में मेरा वेट वॉज अराउंड 55 kgs। तो वेट सब बढ़ गया था। तो ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे मेडिकल में, बिकॉज आई वॉज लकी। अब मेडिकल इतना सिंपल नहीं होता है कि BMI हो गया। मेडिकल में कई चीज़ें होती हैं, मैं बताता हूँ मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका बेसिक आपका ब्लड टेस्ट होगा, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, योर प्लेटलेट्स एंड ऑल दैट, वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट मैंने बता दिया, यूरिन टेस्ट होता है, BMI मैंने बता दिया, ECG होता है आपका, ECG होता है आपका हार्ट के लिए, और EEG होता है आपका ब्रेन के लिए। ऑडियोमेट्री होता है। ऑडियोमेट्री में क्या होता है, आपको हेडफोन्स देंगे 2, और आपके 2 हेडफोन्स लगा देंगे, और क्या होगा कि आपके इस कान में और इस कान में अलग अलग बीट्स आएंगी, पल्सेस टाइप या बीट्स टाइप म्यूजिक आएगा, और आपके हाथ में इधर 2 वो होंगे, क्या बोले, लुल्ली टाइप बोल लीजिए उसको, मतलब बटन्स होते हैं इसमें। और इधर वाला बजेगा तो आपको ये दबाना है, इधर वाला बजेगा तो आपको ये दबाना है। तो एक ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। आई साइट अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों के चश्मा लगाए, स्पेशली फॉर डेक पीपल, आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा आपको मेडिकल टेस्ट बिल्कुल कराना चाहिए, बिकॉज फॉर डेक डिपार्टमेंट इट इज़ 6/6 परफेक्ट आइज़ आपकी होनी चाहिए। इंजन डिपार्टमेंट्स के लिए थोड़ा लीवे है, आई गेस इट इज़ 6/9 और समथिंग, बट डोंट कोट मी ऑन दिस, ओके। कंसल्ट योर DGS डॉक्टर, वो आपको बेटर बताएगा। इसके अलावा और हाँ, एक चीज़, अगर आप डेक में ही जाना चाहते हो और आपकी 6/6 नहीं है किसी भी वजह से, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक लेजिक सर्जरी होती है आँखों की, वो आप करवा सकते हो। अगेन दिस इज़ नॉट माई सजेशन, आप अपना रिसर्च करिए, अपने डॉक्टर्स देखिए, उनसे बात करिए, एंड देन गो फॉर दिस प्रोसीजर। उसके बाद उसके बाद चीज़ें जैसे चेस्ट एक्सरे होता है आपका, शुगर वगैरह का टेस्टिंग होती है, हर्निया मतलब मतलब शॉर्ट्स उतरवा के आपकी चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। इट इज़ अ प्रॉपर मेडिकल, ओके। कलर ब्लाइंडनेस, अगेन आई साइट में बताना मैं भूल गया, अगर इफ़ यू आर अ कलर ब्लाइंड, आई एम सॉरी, बट कलर ब्लाइंड आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कलर ब्लाइंड ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपके लिए ये 2 कार्ड्स रखे हैं, शो यू। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे, और एक ये कार्ड है, आप ये वाला कार्ड देख लो। तो इसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर की लाइट्स बनी हुई हैं। एक्चुअली ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल लाइट्स। दिस इज़ अ ट्रेजर शिप, लीव दिस, कौन सा शिप है क्या है, बट आपको दिख रहा है ये जो अलग अलग कलर्स की लाइट्स हैं। तो होता क्या है, जब रात में हम शिप को देखते हैं, जब रात हो जाती है तो हमको इसी तरह की लाइट्स दिखती हैं।
तो आपको पहचानना ज़रूरी है। हर एक लाइट जो इसमें आपको दिख रही है, हर एक लाइट का एक मतलब है। और अगर आप रात में दरिया में नहीं पहचान पाए इस लाइट से कि कौन सा शिप है, किस तरह का शिप है, वो कर क्या रहा है, इट इज़ मेकिंग वे और इट इज़ अंडर वे, तो बड़ा प्रॉब्लम है उस टाइम। सो इसलिए थोड़ा आईसाइट पे जोर करना है, खासकर डेक डिपार्टमेंट फॉर ऑल दोज हु वांट टू बिकम ऑफिसर्स एंड नॉट इंजीनियर्स। आँखों पे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आई एम वेरी सॉरी, इसका तो कोई शायद इलाज भी नहीं है, आपको फील्ड ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे पहले आप आईएमयू की तरफ बढ़ो, आईएमयू को अपनी ज़िंदगी बना लो और आईएमयू के ख्वाब देखने लगो। मेरी रिकमेंडेशन है गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट। ये होता है मेडिकल टेस्ट, गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट फ्रॉम अ डीजीएस डॉक्टर। वो डॉक्टर आपको इसी जो आपका एस्पेक्ट है, जो एक पैरामीटर्स हैं, उन्हीं के एस्पेक्ट में आपको टेस्ट करेगा। इफ़ यू आर फिट, वेल एंड गुड, आप अब आईएमयू की प्रिपरेशन करो। बिकॉज ट्रस्ट में, अगर आपने पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया और आप मेडिकल की वजह से अटक गए, बहुत बुरा लगेगा आपको। बाकी पेपर की अगर बात करें तो पेपर का क्राइटेरिया जो है वो बहुत सिंपल है। आपका एज क्राइटेरिया होता है फ्रॉम 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स। 17 साल से 25 साल के बीच के जो लोग हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। यू शुड बी विद अ साइंस बैकग्राउंड इन क्लास 12th। आपका जो पीसीएम परसेंटेज है शैल बी 60 और मोर, एंड इंग्लिश में जो है शैल बी 50 और मोर इन परसेंटेज। जिसका पेपर आता है उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथ्स, 50 आर फ्रॉम फिजिक्स, 20 आर फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 40 आर फ्रॉम योर जीके एंड एप्टीट्यूड एंड योर इंग्लिश। इंग्लिश से मुझे याद आया कि इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बहुत अच्छी नहीं भी आती है फिर भी यू कैन इम्प्रूव, कॉलेज में आप इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर आप इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देख के, या कोई ऐप्स वगैरह चलते रहते हैं, उन सब से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप ये जुलाई तक का टाइम है ना, इसमें आप अपने कोर्स के साथ साथ आप इंग्लिश की भी थोड़ी सी अगर हो पाए तो कोचिंग ले लो, या फिर थोड़ा स्पीकिंग कोर्स वगैरह कर लो। बिकॉज होता क्या, आई टेल यू, जब मैंने अपना फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था, आई जॉइंड माई फर्स्ट शिप ऑन फेब ऑफ 2020, और उस समय जो नेशनैलिटी थी मेरी शिप पे, इट वाज इंडियन, इट वाज फिलिपिनो, इथोपियन एंड यूक्रेनियन। तो 4 नेशनैलिटीज़ के लोग थे। सो कॉमन लैंग्वेज जो हम सब में निकल के आ रही थी वो आ रही थी अंग्रेज़ी। अब अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई they cannot understand your language, you cannot understand theirs language. So situations, for example, आप अराइवल डिपार्चर में हो, आपका शिप जेट्टी के लॉन्ग साइड आ रहा है, या आप निकल रहे हो बाहर, आप यू आर कास्टिंग ऑफ योर लाइन्स, तो उस समय बहुत कन्वर्सेशंस होती हैं। कन्वर्सेशंस इररिस्पेक्टिव किसके किसके बीच में बहुत कन्वर्सेशंस होती हैं। स्टेशंस फॉरवर्ड आफ्ट आपस में बात करते हैं, ब्रिज फॉरवर्ड आफ्ट से बात करता है, आप शोर वालों से बात करते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग है तो उसको आप ठीक करो, जुलाई तक का टाइम है, आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने आप इंग्लिश वगैरह बोला करो। बाकी और लोग जो पूछते हैं वो एक ये चीज़ है कि आप बुक्स, मतलब अगर कुछ हो तो जैसे कौन सी बुक से पढ़ें या कौन सी बुक्स खरीद लें IMU CET के लिए। तो माय फ्रेंड्स, IMU CET का सिलेबस कोई तूफ़ान नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस भी स्टेट के आप हो, यूपी के हो, बिहार के हो, या किस भी स्टेट के आप हो, वहाँ एग्ज़ाम्स होते होंगे, राइट। जैसे जब मैंने किया था तो UPTU होता था, अभी यहाँ पे AKTU होता। बट UPTU में जो आती थी चीज़ें, जो भी यूपी से हैं वो समझ गए होंगे, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये एग्जैक्टली वही है जो IMU में आता है। इसके लिए कुछ तीतर बनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इतना टफ नहीं आता है। द थिंग इज़ कॉम्पिटिटिव पेपर है, तो अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी है, टफ है तो सबके लिए टफ है। इट इज़ जस्ट दैट प्रैक्टिस बनी हुई होनी चाहिए, आपको सवाल देखते ही आना चाहिए। कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, आप जाओगे कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट दोगे, आपको रफ शीट्स वगैरह देते हैं ये, तो आप रफ शीट अगर आपकी भर भी जाती है तो दूसरी रफ शीट मांग लो। तैयारी के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी नॉर्मल तैयारी करते रहिए। अगर आपने IIT वगैरह की कोचिंग करी है, IIT वगैरह की आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सिलेबस इज़ अराउंड 11 और 12, ये 2 ही क्लास के सिलेबस आते हैं, जिसमें 12th का थोड़ा पोर्शन मुझे लगता है ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने अपना जो स्टेट बोर्ड वाले एग्ज़ाम्स हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, चिल आउट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वही रहेगी। एप्टीट्यूड के लिए येस आपको थोड़ी दूसरी बुक्स देखनी पड़ेंगी, और GK के लिए इन 2 चीज़ों के लिए। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा आप जिनका हाथ तंग है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्हें आती है उनके लिए इंग्लिश बहुत ईजी है, इंग्लिश बहुत बेसिक आएगी, बहुत सिंपल इंग्लिश आती है अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है। द मेन थिंग इज़ योर एप्टीट्यूड और GK, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आप पढ़ सकते हो। सो ये चीज़ थी IMU CET के बारे में, सिंपल, प्लेन, बेसिक। इससे ज़्यादा
कोई ज़रूरत नहीं है IMU CET को इतना हुआ बनाने की। और मेरी बात माने अगर आप लोग, तो जिसको भी IMU CET ज्वाइन करना है ऑब्वियसली वो जाके अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराए ज्वाइन करने से पहले। 25,000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस है, 15,000 रुपये या 10,000 रुपये सीट को लॉक करने की फ़ीस है। अगर आप मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं, आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता है, सो ट्रस्ट मी, 30-35,000 रुपये वापस नहीं आएगा। इट इज़ योर फॉल्ट कि आप मेडिकल में फ़ेल हुए हो। इट इज़ योर फॉल्ट कि आपको पता नहीं था कि आपके मेडिकल में ये आने वाला है, या फिर आपको अपनी दिक्कत का पता नहीं था। 25,000 और ये 10,000 15,000 वापस नहीं आएगा। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट दैट मनी ऑफ योर पेरेंट्स। अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा, अपने पेरेंट्स का पैसा, उनका टाइम मत बर्बाद करिएगा। बिकॉज लखनऊ में है DGS ऑफिस, बरेली में नहीं है, बदायूं में नहीं है, पीलीभीत में नहीं है, जो आसपास के शहर हैं, बाराबंकी में नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो पेरेंट्स भी इतनी छुट्टी लेते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो सैटरडे संडे निकालिए, छुट्टी निकालिए, या कोई भी ऐसा दिन निकालिए जब व्हेन यू आर फ्री, व्हेन योर पेरेंट्स आर फ्री। एक दिन की बात है, एक दिन आइए, मेडिकल करवाइए। अगर यू आर सेटिस्फाइड, यू आर फिजिकली फिट फॉर सी सर्विसेज, गो अहेड। आप पेपर के लिए तैयारी करिए, आप रिटन पेपर्स के लिए तैयारी करिए, रिटन पेपर निकालिए, IMU क्लियर करिए, IMU कैंपस पकड़िए, और देन यू कैन जॉइन मर्चेंट नेवी। With this, I think this is the most practical information that anyone can give you, because अभी तक मैंने ऐसे लोग तो बहुत देखे जो इसके बारे में बता रहे हैं IMU CET के बारे में, बट आई नोटिस्ड वन थिंग कि ऐसा कोई भी नहीं है जो IMU से पास आउट होकर बना। अब ऐसे तो करने को मैं कल को मैं किताब पढ़ के आऊँ, मैं पायलट का बता दूँ कि भाई पायलट कैसे बनते हैं, और फिर परसों में आऊँ दोबारा फिर आपको बता दूँ लोकोमोटिव पायलट कैसे बनते हैं, जो हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स रहते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पढ़ के बताने की बात अलग है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ख़ासकर फॉर गाइज लाइक यू, जो आप लोग देख रहे हो 11th-12th में ही होंगे ज़्यादा, मैक्सिमम बच्चे जो इस समय देख रहे होंगे। इस टाइम आप लोगों ने कुछ देखा नहीं रहता है। आप क्या करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप घर आते हो, आप कोचिंग जाते हो, आप फिर घर आते हो। आप लोग इतना बिजी रहते हो कि आपको बाहर का कुछ पता नहीं है। तो जो भी बाहर का आदमी आपको बताएगा ना, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट, ओके। बाकी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना ही है। मर्चेंट नेवी इज़ अ वेरी गुड फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड है। आपके जो वो हैं एक्सपीरियंसेस, और आप दुनिया घूमते हो, आप पैसे वगैरह कमाते हो, जो भी आपने सुना है, कुछ हद तक बातें ठीक भी हैं, कुछ हद तक बातें ठीक नहीं भी हैं, ओके। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप कमेंट भी कर सकते हो, आप मतलब पूछ सकते हो मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आप सच में आप चाहते हो कि आप IMU ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आपको कोई फ्रेंड वगैरह है जो IMU ज्वाइन कर रहा है, जिसने वीडियो नहीं देखी है, उसको दिखा दो, काम ही आएगी उसके, बिकॉज वो ये गलती ना करे जो मैंने करी। ओके, सो विद दिस, इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दैट, इट्स मी साइनिंग ऑफ। यू गाइज टेक केयर। टिल देन, बाय बाय।